गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया होंगे। मैं आशीष चौहान स्वागत करता हूं आपका आपके छोटे से प्यारे से यूट्यूब चैनल फिजिक्स ओशियन इंग्लिश मीडियम पर, जिसमें हम आपको आज बताने जा रहे हैं, आपके लिए लेकर आए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 6, जिसमें हम आपको बताएंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन और इसके बिहाफ पर, इसके बेस पर अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो बोर्ड लेवल, नीट लेवल और आईआईटी जेई लेवल को कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। यार, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? देखिए, ऐसा है कि जो आपने कूलम्ब्स लॉ स्टडी किया था, आपको जो कूलम्ब्स लॉ बताया गया है, कूलम्ब्स लॉ में क्या था कि मान लीजिए आपके पास दो चार्ज है, एक Q1 है और दूसरा चार्ज बच्चों कौन सा है, Q2 है, और दोनों के बीच की डिस्टेंस मान लीजिए कितनी है, R है। तो ये एक चार्ज दूसरे पर फोर्स लगाता है, एक चार्ज दूसरे पर फोर्स लगाता था। इसे बेटे 1 चार्ज मान लीजिए, इसे 2 मान लीजिए, तो इसका मतलब था फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1। और बेटे दोनों पॉजिटिव नेचर के हैं, दोनों सेम नेचर के हैं, तो यहां पर क्या होगा, अगर चार्ज सेम नेचर के होते तो रिपल्सन लगता है, दोनों एक दूसरे को दूर भेजते हैं, और अगर अपोजिट नेचर के होते हैं तो दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, खींचते हैं। तो यहां पर बेटे नॉर्मली हम सेम नेचर के लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज से ही ट्रीट करते हैं क्वेश्चन को। अब इधर क्या होगा, ये इसे इधर रिपल करेगा बेटे, ये इसे इधर धक्का देगा, तो ये उसे उधर धक्का देगा, तो इसका मतलब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। अब यहां पर क्या है कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पर कितना फोर्स लगा रहा है, ये आप कूलम्ब फोर्स की हेल्प से, कूलम्ब लॉ की हेल्प से निकाल सकते हैं। यहां पर फोर्स का फॉर्मूला F12 इज इक्वल टू F21 इज इक्वल टू क्या बनेगा बेटे, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब मान लीजिए आपके पास एक से ज्यादा चार्ज है, आपके पास क्या है बेटा, एक से ज्यादा चार्ज है। अब एक चार्ज दूसरे चार्ज पर जो फोर्स लगा रहा है वो तो आप फाइंड आउट कर लेंगे कूलम्ब लॉ से, बट अगर एक चार्ज पर एक से ज्यादा चार्जों के रीजन से लगने वाला फोर्स फाइंड आउट करना है तो आपको यूज करना पड़ेगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो इसका यूज कहां है, यूज कहां करते हैं बच्चों इसका, कैलकुलेट द टोटल फोर्स act on given charge due to more than one charge। किसी एक चार्ज पर दूसरे चार्ज के रीजन से, किसी एक चार्ज पर दूसरे चार्ज के कॉज से लगने वाले फोर्स को आप फाइंड आउट कर सकते हैं कूलम्ब लॉ से, बट किसी एक चार्ज पर एक से ज्यादा चार्जों के रीजन से लगने वाले नेट फोर्स को फाइंड आउट करेंगे आप प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को आप कह सकते हैं दूसरे वर्डों में, दूसरे शब्दों में या वर्ड में क्या कहेंगे, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्ज, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। इसका मतलब फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। अब समझिए कहते क्या है ये, इसमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में इन्होंने ये बताया कि अभी बेटे समझ लीजिए इसे, फिर मैं इसका एक्सप्रेशन आपको एग्जाम्पल के थ्रू कराऊंगा। द टोटल चार्ज, सॉरी, टोटल फोर्स एक्ट ऑन गिवन चार्जेस या गिवन चार्ज इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल forces by, sorry, the total force act on given charges is equal to the vector sum of all individual forces exerted by each of all other charges। मतलब
किसी एक दिए हुए चार्ज पर, गिवन चार्ज पर लगने वाला जो फोर्स है, नेट फोर्स है या टोटल फोर्स है, वो किसके इक्वल होता है? वो वेक्टर सम होता है जितने भी इंडिविजुअल फोर्स लग रहे हैं जो अदर चार्ज है उनके रीजन से, जो अदर चार्ज है उनके रीजन से जो लगने वाले इंडिविजुअल फोर्स है उनके वेक्टर सम के इक्वल होता है। एग्जांपल समझिए, थोड़ी यहां समझिए बेटे, इस डेफिनेशन को डायग्राम से समझिए। मान लीजिए आपके पास एक कोई चार्ज है Q, इस चार्ज को बेटे हमने मान लिया Q0। एक चार्ज आपको रखा है यहां Q1, एक चार्ज आपने यहां रख दिया Q2, एक चार्ज आपने यहां रख दिया बच्चा Q3 और एक चार्ज आपने रख दिया यहां QN। बेटे देखिए सब सेम नेचर के हैं, सब पॉजिटिव है, लेने के लिए आप नेगेटिव भी ले सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। पर जितनी भी चीजों को हम ट्रीट कर रहे हैं, जितने डेरिवेशन ट्रीट कर रहे हैं, एक्सप्लेनेशन ट्रीट कर रहे हैं, वो सारी की सारी किससे करते हैं? पॉजिटिव चार्ज से लेके करते हैं। अब देखो बेटे ये सेम नेचर का है। जो चार्ज Q1 है वो Q0 पर फोर्स लगाएगा, रिपल करेगा, तो रिपल की डायरेक्शन बेटे अपोजिट, दूर भेजेगा। इसका मतलब फोर्स ऑन 0, इसे चार्ज 0 मान लीजिए। कितने पे बेटे? या इसे बेटे कैपिटल Q मान लो, सॉरी 0 मानो बेटे, थोड़ा इंडिकेट करने में आसानी होगी। इसे पॉइंट O मान लो, कोई बात नहीं, QO मान लो इसे। तो क्या बेटे? फोर्स ऑन O, चार्ज O ड्यू टू 1, FO1। अब देखो फोर्स ऑन O ड्यू टू चार्ज 2, इसी टाइप से ये बेटे कितना है? 3। ये फोर्स की डायरेक्शन कैसे लगाएगा? ये भी रिपल करेगा, तो फोर्स ऑन O ड्यू टू 3, ये कितना है बेटे? N। कैसे लगाएगा? ये हो गया फोर्स ऑन O ड्यू टू N। तो नेट फोर्स एक्ट ऑन चार्ज Q0 इज या QO इज गिवन बाई F नेट। क्या बताया था कि द टोटल फोर्स एक्ट ऑन द गिवन चार्ज इज इक्वल टू द वेक्टर सम। सबका वेक्टर सम कर दो जितने भी इंडिविजुअल आपके पास आए। भैया पहले के रीजन से कितना आया? FO1, दूसरे का FO2, तीसरे का FO3, चौथे का, पांचवे का, छठे का, nवे का FON। ये हो गया बेटे आपके पास प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मैथमेटिकल फॉर्मेशन। ये वाली बात समझ में आई आपको? अब मेन बात आती है बेटे ये आया कहां से, पहले इसे नोट कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। इसको नोट कीजिए फटाफट। हो गया बच्चों? चलिए अब इसको हम दो एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि यार ये आया कहां से, ये आया कहां से, ऐसा ही क्यों हुआ, वेक्टर सम ही क्यों करा इनका। देखिए एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। पहले समझते हैं हम 3 चार्ज का, 3 चार्ज, फिर मोर देन 3। समझिए एक एग्जाम्पल समझिए, नंबर फर्स्ट, फाइंड द फोर्स ऑन चार्ज Q0। O मान लीजिए, नोट मान लीजिए, 0 मान लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड है यार, हमने माना है, हमने कंसीडर करा है। ड्यू टू हाँ ये ध्यान रखेंगे ये टेस्ट चार्ज नहीं है, कभी टेस्ट सोचो इसे। फाइंड द फोर्स ऑन चार्ज Q0, Q0, QO ड्यू टू चार्ज Q1 एंड Q2, मतलब 3 चार्ज है। मान लो भैया एक चार्ज रखा है आपके पास Q0, इसी पॉइंट पर रखा है, एक चार्ज आ गया यहां पे Q1 और एक चार्ज आ गया यहां पर Q2। सबका नेचर कैसा है? थोड़ा बच्चे नीचे लिख लीजिए इसे, कोई बात नहीं, इसे लिख लीजिए यहां पर, ये Q0, ये Q1 और एक ये Q2। सबका नेचर कैसा है? पॉजिटिव नेचर के हैं, तो आपस में एक दूसरे को रिपल करेंगे, रिपल करेंगे। बेटे हमें जो फोर्स निकालना है, देखिए देखिए
फोर्स तो एक चार्ज हर एक चार्ज दूसरे चार्ज पर लगाता है। ये जो कैपिटल क्यू फोर्स है, चार्ज है, ये Q1 पे लगा रहा होगा, कैपिटल क्यू Q2 पर भी लगा रहा होगा, पर हमें उससे मतलब नहीं है। हमें निकालना किस पर है? हमें तो Q नोट पर फाइंड आउट करना है फोर्स। हमें किस पे फाइंड आउट करना है? Q नोट पर करना है। तो ये इस पे लगा रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं। इस पे कितना लग रहा है, उससे लेना देना है। हमें मतलब किससे है? हम ट्रीट किसके लिए कर रहे हैं? Q नोट पर लगने वाले टोटल फोर्स को कर रहे हैं। तो Q नोट, एक चार्ज, कूलम्ब्स ने क्या कहा? हर एक चार्ज पर कोई भी दूसरा चार्ज फोर्स लगाता है। तो इस चार्ज पर लगने वाले फोर्स, जितने इसके आसपास चार्ज होंगे वो सब लगाएंगे। इसके आसपास कितने चार्ज हैं? दो चार्ज हैं, एक Q1 है और एक Q2 है। तो Q1 के रीजन से कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा, Q2 के रीजन से कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा। देखिए अब बेटे दोनों सेम नेचर के हैं, तो Q1 क्या करेगा? इसे रिपल कर देगा ऐसे। फोर्स ऑन नोट 1, नोट कह दीजिए, जीरो कह दीजिए, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, नोट कह दीजिए, जीरो कह दीजिए, क्लियर, या ओ कह दीजिए। तो फोर्स ऑन ओ ड्यू टू 1, डायरेक्शन ऐसे को रिपल करेगा। ऐसे बेटे इसकी डायरेक्शन देखो फटाफट, ये भी रिपल करने वाला है, यस नो? फोर्स ऑन ओ ड्यू टू 2, क्लियर। अब मुझे नेट फोर्स निकालना है। जब 11th क्लास में आप पढ़े थे आप, तो आपको वहां पर क्या वेक्टर पढ़ाया गया था? वेक्टर में आपको बताया जाता है कि जो किन्हीं दो वेक्टर क्वांटिटी का नेट होता है वो दोनों के बीच में कहीं होता है। तो इनका नेट यहां कहीं होगा, ये पता नहीं बेटे किससे क्या एंगल बना रहा होगा, पर होगा यहीं कहीं आसपास। आया समझ में? आपको नहीं आया? आ गया समझ में? आपको नहीं आया? जल्दी बोलिए, यस नो? क्लियर है? अब देखिए बेटे, यहां पर यूज करेंगे आप यूजिंग पैरेललोग्राम मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। बेटे रियलिटी में क्या है कि यूज जो पैरेललोग्राम मेथड करे वो डायग्राम बनाने के लिए कर रहे हैं केवल। अदरवाइज जो पैरेललोग्राम मेथड होता है वेक्टर एडिशन का, वो सेम होता है ट्राइंगल मेथड के। आपको ट्राइंगल मेथड मैंने वेक्टर वाले उस फॉर्मेट में बताया है, जो वेक्टर फॉर्मेट था किसका? कूलम्ब्स लॉ का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेक्चर नंबर जो 4 है, उसमें आपको बताया गया, तो वहां आप देख लेंगे, क्लियर। अब देखिए बेटे क्या है, अब यहां पैरेललोग्राम को ड्रॉ कीजिए। तो पैरेललोग्राम को ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहां एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, यस नो? जल्दी बोलिए भैया। इसके पैरेलल एक लाइन खींच लीजिएगा, ड्रॉ कर दी लाइन पैरेलल। FO1 के पैरेलल लाइन ड्रॉ कीजिएगा, डायरेक्शन के एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, ये रही। इसे आगे बढ़ाइए, कहीं ना कहीं मिलेगा, यस नो? अरे यार थोड़ा सा तिरछा मिर्चा हो गया, कोई नहीं। अब इसे आगे बढ़ाइए, कहीं ना कहीं ये मिलेगा। बन गया एक पैरेललोग्राम, नहीं बना? जल्दी बोलिए, पैरेललोग्राम बन गया। अब समझिए, पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड है वो इक्वल वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करती है। पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड है वो इक्वल वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करती है। बच्चा ये देखो, ये पैरेललोग्राम है, इसे मान लो O, इसे मान लो A, इसे मान लो B और इसे मान लो C। देखो बेटे, OA के अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट साइड कौन सी है? BC। OA किसको रिप्रेजेंट कर रही है? फोर्स ऑन O ड्यू टू 2। तो भैया ये भी तो क्या करेगी? फोर्स ऑन O ड्यू टू 2 को रिप्रेजेंट करेगी, जो डायरेक्शन उसकी वही इसकी। इसी टाइप से OC की जो अपोजिट साइड है पैरेललोग्राम की, वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? F। OC किसको रिप्रेजेंट कर रही है? FO1 को, फोर्स ऑन O ड्यू टू 1। तो इसके अपोजिट साइड कौन से फोर्स को रिप्रेजेंट करेगी? फोर्स ऑन O ड्यू टू 1, वही सेम डायरेक्शन। अब यहां पर आप ट्राइंगुलर मेथड लगा दीजिएगा, यूजिंग इन ट्राइंगल OAB, यूजिंग ट्राइंगल मेथड ऑफ वेक्टर सम। बच्चा यहां देखो, ये ट्राइंगल बना हुआ है, ये FO2, ये F नेट, और ये डायरेक्शन किसकी है? FO1 की।
आपको याद होगा, इसको समझने के लिए बेटा आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेक्चर नंबर 4 को देखें, यूट्यूब पर टाइप करें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेक्चर नंबर 4 फिजिक्स ओशियन इंग्लिश मीडियम, तो आपको वहां बेटे मिलेगा। ये कंप्लीट मैंने वहां पे एक्सप्लेन किया है, वैसे आपने 11th क्लास में ही पढ़ा होगा। तो यहां पर क्या बताया जाता है, अगर ऐसा कोई क्लोज लूप होता है तो वहां पर जो अपोजिट ऑर्डर का वेक्टर होता है उसकी वैल्यू जो अदर वेक्टर है सेम ऑर्डर वाले सबके सम की इक्वल होती है। देखो बेटे यहां अपोजिट ऑर्डर का मतलब है अपोजिट डायरेक्शन। यहां अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा वेक्टर आ रहा है, देखिए FO2 और FO1 की डायरेक्शन सेम है, इसकी अपोजिट है। इसका मतलब F नेट इज इक्वल टू FO1 प्लस FO2। जल्दी बोलिए, समझ में आया नहीं आया? देखिए, द टोटल फोर्स एक्ट ऑन गिवन चार्ज इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेज एक्सर्टेड बाय ऑल द ईच अदर चार्ज। यहां पर अदर कितने चार्ज थे, 2, तो दोनों के चार्ज के वेक्टर सम के फोर्स इक्वल हो गए। आया समझ में आपको नहीं आया? अब इसी चीज को सिमिलरली हम 3 चार्ज की जगह n चार्ज पे लगा सकते हैं। नोट कर लिया बच्चों? ये देखिए, इसी कंसेप्ट को आप क्या करें, 3 या 4 चार्ज पे लगा दीजिए। देखिए n चार्ज पे लगा दो यार। एग्जाम्पल नंबर 2 समझिए, फाइंड द फोर्स ऑन चार्ज। चलो यार Q1 ले लो, कंफ्यूज हो रहे थे आप, ये बार बार हम Q नोट ले रहे थे तो कंफ्यूजन हो रही थी आपको। फाइंड द टोटल फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2, Q3, Q4 डॉट डॉट Qn। यहां रख दिया Q1, मान लीजिए चार्ज Q2 यहां है, चार्ज Q3 यहां है, और चार्ज Q4 यहां है, और चार्ज Qn यहां है। इसका फोर्स बेटे Q का 2 का कैसा होगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। अब आसान हो गया, थोड़ा सा इजी लगने लगा होगा आपको, क्योंकि यही यूज कर रहे हैं हम, 1 2 2 3 3 4। फोर्स ऑन सारे पॉजिटिव, मैंने बताया था सबको पॉजिटिव लेके ट्रीट करने वाले हैं। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, आ जाओ भैया, ये कितना 4, तो कितना हो गया, रिपल करेगा ये भी, पॉजिटिव यहां लिख दो। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 4, ऐसे ही बच्चा इसका फोर्स देखो कितना, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू n। तो अगर मैं नेट फोर्स ऑन चार्ज Q1 फाइंड आउट करूं तो क्या होगा, द टोटल सम, द वेक्टर सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल चार्जेस, द वेक्टर सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल फोर्सेज, द वेक्टर सम क्या आपको बताया था कि द टोटल फोर्स एक्ट ऑन ए चार्ज is equal to the vector sum of individual forces exerted by each of other charges। किसी एक चार्ज पर लगने वाला जो टोटल फोर्स है, जितने भी अदर चार्ज हैं उन सबके द्वारा अलग अलग जो फोर्स लग रहे हैं उन सबके वेक्टर सम के इक्वल होता है। इसका मतलब भैया, इसका मतलब F नेट इज इक्वल टू, भैया पहले ने दूसरे ने कितना लगाया 2 1, तीसरे ने कितना लगाया, सॉरी 1 2, फिर 1 3 प्लस 1 4 प्लस प्लस प्लस, अरे यार 1 है। समझ में आया आपको नहीं आया? बेटे सेम इसी प्रकार से सिमिलरली लिख दिया हमने। अब ये अगर आप इस डायग्राम को पैरेललोग्राम फिर बनाओगे तो टिपिकल हो जाएगा, थोड़ा सा कंजेस्टेड हो जाएगा, समझ में आने में डायग्राम को दिक्कत होगी। तो डायग्राम को एक्सप्लेन हमने यहां कर दिया कि कैसे आया, अब यहां डायरेक्ट लिख दिया। आया समझ में नहीं आया आप लोगों को? क्लियर है कंसेप्ट? नोट कीजिए फटाफट। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है बच्चों?
नोट कीजिए। हो गया बच्चों? चलिए बेटे बिठा दें। अगर आपको 1 मानने में कंफ्यूजन हो रही हो तो आप इसे कैपिटल क्यू नोट ही मान लीजिए, कंफ्यूज ना हो आप। अरे सर वहां तो आपने क्यू नोट माना, इसे 1 मान लीजिए, इसे 2 मान लीजिए, इसको 3 मान लीजिए, इसको n। तो क्या हुआ? ये कितना हो गया बेटे? कैपिटल क्यू नोट हो गया, जल्दी बोलो। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया, सॉरी, ये हो गया 3, ये हो गया n। अब इस पे जो फोर्स लगाया इसने कितना हो गया? नोट 1। 2 ने जो फोर्स लगाया वो कितना हो गया? नोट 2। 3 ने जो फोर्स लगाया कितना हो गया? नोट 3। n ने जो फोर्स लगाया कितना हो गया? नोट n। तो ये क्या हो गया? एफ नेट नोट 1 नोट 2 नोट 3, थोड़ा सीक्वेंस बन जाएगा, और नोट n, मतलब उसी फॉर्मेट में ले लिया। ये बात समझ में आया आपको? समझ में आया? अब बेटे हम बताते हैं आपको इस सुपरपोजिशन का जो फॉर्मूला हो गया ये, जो आपने इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट किया, इसको हम वेक्टर फॉर्मेट में कैसे करेंगे? तो हेडिंग डालिएगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत थोड़ी है बेटे? चलिए, वेरी गुड। फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस इन वेक्टर फॉर्म। बेटे इसको समझने के लिए आपको कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म जरूर देखना पड़ेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेक्चर नंबर 4 फिजिक्स ओशियन इंग्लिश मीडियम आप टाइप कीजिएगा यूट्यूब पर तो आपको मिल जाएगा लेक्चर नंबर 4, और उसको आपको पढ़ना पड़ेगा, उसको आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने वहां पर, नॉर्मल वे में समझिए। अब आपके पास ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, ये एक्स एक्सेस और ये वाई एक्सेस, यहां पर ये फंडामेंटल पॉइंट है, सॉरी ओरिजिन मान लेते हैं, फंडामेंटल पॉइंट भी कह देते हैं। ये मान लीजिए आपके पास क्या है? क्यू नॉट। इस पर आपको फोर्स निकालना है। अब जब इस पर आपको फोर्स निकालना है तो मान लीजिए एक चार्ज आपके पास ये रहा Q1, एक चार्ज आपके पास ये रहा Q2, एक चार्ज आपके पास ये रहा Q3, और एक चार्ज आपके पास ये रहा Qn। Q1 का पोजीशन वेक्टर R1, Q2 का पोजीशन वेक्टर R2, Q नोट का पोजीशन वेक्टर R0, Q3 का पोजीशन वेक्टर R3, और बच्चा Qn का पोजीशन वेक्टर Rn। क्लियर? तो बच्चों फोर्स किस पर निकालना है? फाइंड द फोर्स या फाइंड द नेट फोर्स ऑन Q नॉट। इस पर आपको फोर्स निकालना है। क्लियर? आइए तो बेटे इस पर बेटे ये वाला जो Q1 है वो भी फोर्स लगा रहा होगा, जो Q2 है वो भी फोर्स लगा रहा होगा, जो Q3 है वो भी फोर्स लगा रहा होगा, जो Qn है वो भी फोर्स लगा रहा होगा। इनके बीच में जितने और चार्ज आ रहे होंगे वो सब फोर्स लगा रहे होंगे। भाई n चार्ज है, n की वैल्यू तो 10 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है, 1000 भी हो सकती है, कितने ही चार्ज हो सकते हैं। अब तो हम यहाँ डायरेक्शन वायरेक्शन नहीं दिखा रहे, बस आपको इतना तो क्लियर हो गया कि सारे पॉजिटिव है तो सारे के सारे इससे रिपल कर रहे होंगे। भाई देखो ये कैसा कर रहा होगा, ये ऐसा कर रहा होगा, एफ नोट 1, जल्दी बोलो, ये क्या है 2, तो ये 2 ऐसा कर रहा होगा, एफ नोट 2, ये 3 ऐसे कर रहा होगा। यार मैं बता, डायग्राम थोड़ा सा कंजेस्टेड सा हो जाएगा इसलिए बता नहीं रहा था ऐसे डायरेक्शन को। एफ नोट 3, ये n ऐसे कर रहा होगा, एफ नोट n। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, क्या था भैया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में? द टोटल फोर्स एक्ट ऑन ए गिवन चार्ज इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस एक्सर्टेड बाय ईच ऑफ अदर चार्जेस। किसी एक चार्ज पर लगने वाला जो नेट फोर्स है, टोटल फोर्स है, वो जितने उसके अलावा अदर चार्ज हैं
उनके द्वारा जो इंडिविजुअल फोर्स लग रहे हैं उन सब फोर्सों के वेक्टर सम के इक्वल होता है। तो भैया देखो, नेट फोर्स या टोटल फोर्स एक्ट ऑन चार्ज Q नॉट, क्या F नेट F नोट 1 प्लस F नोट 2 प्लस F नोट 3 प्लस 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 F नोट N। क्लियर बेटे? बोर्ड लेवल के हिसाब से बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक, अब देखिए, अब आपको जो बताया गया था वेक्टर फॉर्मेट में, मैं आपको थोड़ा सा यहां बता देता हूं, फिर कहेंगे सर आप फिर वेक्टर फॉर्मेट में आ रहे हैं। बेटा पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े कुछ नहीं होगा। ये Q1 था और ये Q2 था। यहां जब हम इसका वेक्टर फॉर्मेट लेते थे, इसका यूनिट वेक्टर R1, इसका यूनिट वेक्टर R2, और ये बेटे इधर को R12 R21 और इधर को R12। आराम से देख लीजिए बेटे दोबारा ऐसे, ये इसकी इधर को डायरेक्शन ऐसे, और ये R12, ये वाला फोर्स F21 और ये वाला फोर्स F12। तो जब हमने यहां फोर्स निकाला था तो ध्यान होगा आपको, देख लेंगे आप बेटे, जिन बच्चों ने पढ़ रखा है उन्हें ध्यान होगा कि K इंटू Q1 Q2 अपॉन R12 की पावर 3 और R ऐसे था। अगर इसी टाइप से आप F21 निकालते थे तो आता था K Q1 Q2 अपॉन R21 और R21 का वेक्टर। इसका बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन मैंने कूलॉम्स के वेक्टर फॉर्मेट में कर रखा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेक्चर नंबर 4। आ जाइए इधर। तो F नेट भैया K का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। जल्दी बोलो, यस नो? इसका मतलब देखिए, यहां कौन कौन से चार्ज थे, 1 और 2। यहां चार्ज कौन से हैं, 0 1। तो जब 1 और 2 थे Q1 Q2, यहां 0 1 है तो 0 1 का मतलब Q नॉट और इसका मतलब Q1 अपॉन कितना, R नॉट 1 की पावर 3 मोड होता बेटे, और इज इक्वल टू R नॉट 1 का वेक्टर प्लस यहां क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट Q2 अपॉन R नॉट 2 के मोड की पावर 3 और R नॉट 2 का वेक्टर प्लस 1/, थोड़ा आगे से लिख लीजिए, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट R3 अपॉन R नॉट 3 के मोड का पावर 3 इंटू R नॉट 3 का वेक्टर प्लस 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 कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लास्ट में क्या बेटे n, तो Q नॉट QN अपॉन R नॉट N का होल पावर मोड का 3 और R नॉट N का वेक्टर। समझिए बच्चों, R12 को आप लिख सकते हैं R1 माइनस R2, R21 को आप लिख सकते हैं R2 माइनस R1। आ गया समझ में आप लोगों को इतनी बात? आ जाइए, देखो बेटे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब में है और बच्चा Q नोट भी सब में है, कैपिटल Q नोट। यहां क्या बच्चा R नोट 1 अपॉन R नोट 1 के मोड का पावर 3 प्लस R, हाँ बच्चा एक चीज और बचेगी, सॉरी बेटे एक और बचेगा, यहां बचेगा अभी Q1 और R नोट 1 का प्लस यहां बचा Q2 अपॉन R नोट 2 के मोड का पावर 3 और R नोट 2 प्लस, या 3 वाले को लिखो मत लिखो, लास्ट वाले को लिख दो, बात तो एक ही है, जितने भी बीच में आएंगे सबको लिखना पड़ेगा। तो बार बार नहीं लिख रहे हैं, हम छोड़ रहे हैं इस 3 को। ऐसा मत सोचना सर 3 छोड़ दिया, छोड़ा नहीं है बच्चा, इसके बीच में है, अंडरस्टूड, सॉरी QN R नोट N का मोड और R नोट N का ये, इतना समझ में आया? अब देखिए बच्चों, Q नोट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1, R12 को R1 माइनस R2, तो R नोट 1 को R नोट माइनस R1
आया समझ में? आर नोट माइनस आर वन, आर नोट टू को Q2 अपॉन आर नोट माइनस आर टू का वेक्टर, बेटे इसके अकॉर्डिंग सिमिलरली लिख दिया भाई। जब R12 को R1 माइनस R2 लिख सकते हो तो R नोट ये कहां से आया बेटे? वेक्टर वाले को उस टॉपिक में देख लीजिएगा आप, ठीक है। R नोट 1 R नोट 2, R12 को R1 माइनस R2, तो R21 को R नोट 2 को R नोट माइनस R2 इंटू R नोट माइनस R2 प्लस प्लस QN आर नोट माइनस आर एन पावर 3 और आर नोट माइनस आर एन। इतना समझ में आया आपको? नहीं आया? अब इसे थोड़े शॉर्ट फॉर्म में बेटे नोट कर लिया आपने उधर वाला, चलिए मिटा देते हैं इसे। अब इसे थोड़े से शॉर्ट फॉर्म में समझिए आप। इसको आप लिख सकते हैं बच्चों एफ नेट, कैसे लिख सकते हैं कि एफ नेट इज इक्वल टू क्या है? Q नोट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट, 4 पाई एप्सिलॉन नोट, अंदर लगाइए सिग्मा, क्या लगा दिया बच्चों? सिग्मा। QI अपॉन आर नोट माइनस आर आई की पावर 3 और आर नोट माइनस आर आई, और यहां लिख दीजिए I इज इक्वल टू, इसे सिग्मा मतलब बड़ा सिग्मा, इसका मतलब होता है बेटे सम n। ये इसका बेटे एक छोटा सा फॉर्मूला आ गया। और सर बहुत बड़ा है ना बेटे, इनसे तो छोटा ही है, समझो। करना क्या है, ये तो हर एक में आ रहा था, कांस्टेंट हो गया। सबसे पहले I की जगह 1 लिखो, तो जब यहां लिखोगे तो Q1 Q नोट R1 R नोट R1, पहली टर्म आ गई। जल्दी बोलिए यस नो। साइन बीच में, इसका मतलब हमेशा प्लस। फिर इसके बाद क्या लिखोगे? वेयर, इसका मतलब समझिए वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट डॉट n तक। क्लियर हुआ? तो ये आपको देखिए, पहले n की वैल्यू 1 रखो, साइन प्लस का लगाओ बीच में, फिर 2 रखो, फिर 3 रखो, ये सारी टर्म आती चली जाएंगी। तो इतना बड़ा लिख के ना, इसे आप शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं। इतना समझ में आया आप लोगों को? नहीं आया? क्लियर हुआ? नोट कीजिए फटाफट। अब इससे आगे बढ़ते हैं, जल्दी नोट कीजिए। हो गया बच्चों? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? चलिए अब इसके बेस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए बच्चों, वेरी गुड बच्चों। क्वेश्चन को लगा कर करके देखें आप अपने आप भी, ठीक है, क्योंकि जो आप अपने आप करेंगे वो ज्यादा बेटर रहेंगे। मैं केवल आपको कंसेप्ट क्लियर कर सकता हूं। कोई साइड बुक ले लीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन करते रहेगा। जो बोर्ड वाले बच्चे हैं वो तो एनसीईआरटी को छोड़े ना बिल्कुल भी। बेटे बोर्ड वाले नहीं, चाहे नीट वाले बच्चे हो, चाहे आईआईटी मेंस जेई वाले बच्चे हो, चाहे आईआईटी जेई वाले बच्चे हो, एनसीईआरटी का तो बिल्कुल कितनी बार निकाल सकते हो उतनी बार निकालिएगा। एनसीईआरटी को तो कहते हैं ना घोल के पी जाइए, वो कर लीजिएगा उसे। एनसीईआरटी में से 40% 11th क्लास का आना है एग्जाम में, कंपटीशन में, और बेटे 60% 12th क्लास का आना है। तो ना ही तो 11th को आपको बेकार कर रखना है और ना ही 12th को बेकार रखना है, दोनों को अच्छे से करना है अगर किसी भी कंपटीशन को बीट करना है। नीट हो, नीट में तो बेटे ऐसा होता है क्वेश्चन एनसीईआरटी के डिट्टो उठा के ऐसे रख देते हैं, एक लाइन को चेंज नहीं करते कुछ भी। तो एनसीईआरटी को तो घोल बना के पी जाइएगा। एनसीईआरटी को, एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आने वाला है। हर एग्जाम का बेस एनसीईआरटी ही है, किसी भी सब्जेक्ट की हो बेटा। पहला क्वेश्चन देखिए, तो अब मैं आपको करा रहा हूं पॉलीगन टाइप क्वेश्चन। या कह सकते हैं पॉलीगन टाइप प्रॉब्लम। एक क्वेश्चन देखिए पहला, मान लीजिए आपके पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये ए, ये बी और ये सी। यहां पर एक चार्ज रखा है Q, यहां पर भी रखा है Q, और बच्चा यहां पर भी, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, जरूरी नहीं बेटे पॉजिटिव हो, नेगेटिव भी हो सकता है कोई सा। तो कंसेप्ट को पकड़ के चलेंगे आप। क्लियर? ये कहते हैं फाइंड द नेट फोर्स ऑन चार्ज
प्लेस्ड एट वर्टेक्स सी। कौन से वर्टेक्स पर? सी। तो फाइंड द नेट चार्ज फाइंड द नेट फोर्स बेटा, फाइंड द नेट फोर्स ऑन चार्ज Q प्लेस्ड एट वर्टेक्स C। उस वाले चार्ज Q पर निकालना है जो वर्टेक्स C पर रखा हो। अब यहां प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कैसे यूज होगा समझिए बेटे, वेरी सॉरी। ये Q है, इस वाले चार्ज को 1 मान लीजिए, इस वाले चार्ज को 2, चलो बेटे इसे 2 मान लीजिए, मत मानो यार, चलो छोड़ो ऐसे कर। देखिए ये Q है, कहां रखा है? ए वर्टेक्स पर। तो ये दोनों सेम नेचर के हैं, इस पर फोर्स लगाएगा, कौन सा फोर्स लगाएगा? रिपल। इसे रिपल करेगा, धक्का देगा, तो इसका मतलब इस पे जो फोर्स होगा इसकी डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी। हाँ बेटे, इनकी जो साइड्स है वो कितनी लेंथ की है? वो ए लेंथ की। देखिए तो ये फोर्स ऑन दिस चार्ज, फोर्स ऑन दिस चार्ज ड्यू टू इट चार्ज, फोर्स ऑन वर्टेक्स सी चार्ज ड्यू टू फोर्स ऑन वर्टेक्स ए चार्ज। थोड़ी लेंथी हो रही लैंग्वेज, इसलिए इसे मान लीजिए Q1 Q2, जिस पे निकालना है उसे Q1 मान लो, और ये बचा बेटे आपके पास Q3। तो अब क्या हुआ? फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, तो इसका मतलब F12। बोलिए। अब देखो ये पॉजिटिव, तो ये हमें तो इस पर फोर्स निकालना है, तो इस पर कौन कौन फोर्स लगाएंगे? एक Q1 Q2 लगाएगा और एक Q3 लगाएगा। Q2 ने कैसे लगाया? रिपल, क्योंकि दोनों सेम नेचर के हैं। भैया Q3 कैसे लगाएगा? ये भी रिपल लगाएगा। ये क्या करेगा? इसे इस साइड में धक्का देगा। तो इसके फोर्स की डायरेक्शन बच्चों ऐसे हो जाएगी, नहीं होने की? यस नो? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3। अब आपको क्या पता है? आपको पता है कि जो कूलम्ब्स लॉ है, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, एक चार्ज आपके पास ये है और एक चार्ज आपके पास ये है, बीच की डिस्टेंस r है, तो फोर्स 1-2 हो या फोर्स 2-1 हो, मतलब दूसरे का पहले पे हो या पहले का दूसरे पे हो, सब चीज छोड़ के ऐसे लिख दो डायरेक्ट, फोर्स K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। जो दो चार्जों के बीच में फोर्स लगता है वो क्या होता है? F इज इक्वल टू K, दोनों चार्ज का प्रोडक्ट अपॉन बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। आइए भैया यहां देखो, ये फोर्स किन किन के बीच में लग रहा है? ये लग रहा है Q2 और Q1 के बीच में। तो Q1 K तो कांस्टेंट आना ही आना, ये Q1 Q2 के बीच में लग रहा है तो Q1 Q2 आया। ये कहां लग रहा है? Q2 Q1 के बीच में, तो Q1 Q2 आएगा। बेटे Q1 की वैल्यू भी Q है और Q2 की वैल्यू भी Q है। जब इसकी जगह भी Q रखूंगा और इसकी जगह भी Q रखूंगा तो क्या हो जाएगा? Q स्क्वायर अपॉन बीच की डिस्टेंस A स्क्वायर। समझ में आया नहीं आया? इधर आ जाइए। अब K तो कांस्टेंट है, ये वाला जो फोर्स किस किस के मिड में लग रहा है? Q3 और Q1 के मिड में, Q3 और Q1 के मिड में। भैया तो यहां आएगा Q1 Q3 अपॉन R स्क्वायर। भैया Q1 की वैल्यू कितनी है? Q, Q3 की वैल्यू कितनी है? Q, तो कितना हो गया? Q स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस बिटवीन बोथ A स्क्वायर। आपने क्या देखा? नाउ F12 इज इक्वल टू F13, वेक्टर नहीं लो बेटे, वेक्टर नहीं लो, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं केवल, के Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। कंसीडर कर दो किसके इक्वल है बेटे? F के। मन में कोई डाउट? अब यहां पर एक कंसेप्ट याद रखेंगे आप बच्चा, ये इक्विलेटरल एंगल है तो हर एंगल कितना होगा? 60। ये भी 60 होगा बच्चों, ये भी 60 होगा, तो बच्चा ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल ये कितना होगा? 60। आपको रिमेंबर क्या रखना है? बोथ फोर्सेस एक्ट ऑन वर्टेक्स C आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। कैसे है बेटे? मैग्नीट्यूड में इक्वल है। आपको बताया है कि अगर दो वेक्टर क्वांटिटी है तो उनका जो रिजल्टेंट होता है उन दोनों के डायरेक्शन के बीच में कहीं ना कहीं होता है। और अगर दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, अगर दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं तो जो रिजल्टेंट होगा वो बिल्कुल मिड से पॉइंट से जाएगा।
कहां से जाएगा? मिड पॉइंट से। तो बोथ फोर्सेस एक्ट ऑन वर्टेक्स सी आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, तो देन रिजल्टेंट ऑफ बोथ फोर्सेस passes थ्रू मिड पॉइंट। इसका मतलब इनका रिजल्टेंट कहीं यहां से निकलेगा। आ गया समझ में? आपको नहीं आया? मिड का मतलब ये 30 और ये भी 30। बच्चों समझ में आया नहीं आया? अगर मान लीजिए ये डिफरेंट डिफरेंट मैग्नीट्यूड के होते, मान लीजिए ये दोनों फोर्सेस डिफरेंट मैग्नीट्यूड के होते, तो रिजल्टेंट जो होगा, जिस फोर्स का मैग्नीट्यूड मोर होगा, ज्यादा होगा, उसकी तरफ झुक जाएगा। रिजल्टेंट हमेशा उस फोर्स की ओर टिल्टेड होता है जिस फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है। आई बात समझ में? नहीं आई? क्लियर हुआ? अब क्या निकालना है मुझे निकालना है फोर्स, नेट फोर्स निकालना है। तो यार नेट फोर्स निकालने के वेक्टर फॉर्मेट लगाएंगे तो दोनों का सम हो जाएगा, पर हमें तो मैग्नीट्यूड चाहिए ना। तो आपको 11th क्लास में पहुंच जाइए आप, फ्रॉम 11th क्लास। आपको 11th क्लास में क्या बताया गया था? इफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर P and Q is R and theta is the angle between P and Q। तो नाउ फॉर्मूला निकल के आया था कि R स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। दोबारा लिख लीजिए, आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq और cos थीटा। अब समझिए यहां रिजल्टेंट कितना है? एफ नेट वी गेट। यहां रिजल्टेंट कितना है बच्चों? एफ नेट का स्क्वायर। किस किसका? एफ आर किसका रिजल्टेंट था? पी और क्यू का। तो बेटे जो एफ नेट किसका रिजल्टेंट है? F13 और F12 का। तो क्या मतलब? F12 का स्क्वायर प्लस F21 का, सॉरी F13 का स्क्वायर 2 इंटू F12 और F13 और cos थीटा। थीटा मतलब एंगल बिटवीन P एंड Q। तो यहां क्या बेटे? P और Q की जगह क्या लिया है? एंगल बिटवीन F12 एंड 13। F12 की डायरेक्शन ये रही, F13 की डायरेक्शन ये रही, एंगल बिटवीन 60। आया समझ में बच्चों? नहीं आया? तो बेटे अब देखिए एफ नेट का स्क्वायर, इसकी वैल्यू भी एफ स्क्वायर, क्योंकि दोनों बेटे इक्वल थे, दोनों को एफ मान लिया था मैंने। इसकी वैल्यू भी एफ स्क्वायर प्लस 2f cos 60। याद होगा बच्चा 1/2 होता है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आया? 2f स्क्वायर प्लस f इंटू एफ स्क्वायर, तो 3f स्क्वायर एफ नेट का स्क्वायर। रूट कर दीजिए दोनों तरफ, तो एफ नेट इज इक्वल टू f√3। जल्दी बोलिए, f की वैल्यू को पुट कीजिए, तो f की वैल्यू k क्यू स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर √3। k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर √3। किसकी वैल्यू आ गई है? एफ नेट की। ये आ गया बेटे नेट फोर्स ऑन चार्ज Q प्लेस एट द वर्टेक्स C। समझ में आया नहीं आया? ओके है? जल्दी नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन करते हैं इसके बाद में। हो गया बच्चों? चलिए बेटा अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये ट्राइंगल का हो गया, एक स्क्वायर का और देख लेते हैं। पॉलीगन बेटे, ट्राइंगल भी पॉलीगन होता है, स्क्वायर भी पॉलीगन होता है, रेक्टेंगल भी पॉलीगन होता है। अगर किसी क्वेश्चन का कोई कंसेप्ट समझ में आएगा ना बच्चों, तो क्या करके रहे, वीडियो को रिपीट कर करके देख लिया करें, 2 बार 3 बार, क्लियर हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कुछ कंसेप्ट समझ में नहीं आते। देखिए क्वेश्चन देखिए दूसरा, ये आपको एक ट्राइंगल दे दिया, इस पे यहां -q चार्ज रखा है, यहां इस पर बेटे +q चार्ज रख दिया, और यहां इस पर भी +q रख दिया। इसे A कह दिया, इसे B कह दिया और इसे C कह दिया। क्या कहते हैं?
फाइंड द नेट फोर्स ऑन चार्ज माइनस क्यू। फाइंड द नेट फोर्स ऑन चार्ज माइनस क्यू। यार समझिए बेटे, फिर इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये भी ए ये भी ए। आंसर इसका वही आएगा जो पहले कहा था। क्या आने वाला है आंसर, करेंगे हम अपने आप में, समझा रहा हूं। 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर रूट 3, यही तो आया था पहले क्वेश्चन का, यही तो था। ठीक, आ जाइए अब समझो बेटे। देखिए जिस पे निकाल रहे हैं फोर्स उसे 1 मान लिया, इसे 2 मान लिया, आसान हो जाता है यार ऐसा करना। वैसे तो कुछ भी मान लो आप, आपके ऊपर डिपेंड है। देखिए आपका क्या है, ये दोनों कैसे इसके नेचर के अपोजिट, तो मुझे निकालना है फोर्स ऑन माइनस क्यू। देखिए मान फोर्स तो माइनस क्यू चार्ज भी क्यू पर लगा रहा होगा, ये इसे अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये इसे अट्रैक्ट कर रहा होगा, पर मुझे तो इस पर फोर्स लगाना है, निकाल फाइंड आउट करना है, तो ये इसे अपनी तरफ खींच रहा होगा। प्लस क्यू चार्ज इस माइनस क्यू को अपनी तरफ खींच रहा होगा, क्योंकि अपोजिट नेचर के है। तो बेटे इसके फोर्स की डायरेक्शन ऐसे, मतलब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। बोलिए भैया, ये इसे अपनी तरफ खींच रहा होगा तो ये ऐसी तो खींचेगा, तो इस पे कितना फोर्स लगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। चार्ज 1 पर लगने वाला फोर्स किसके रीजन से, 2 के रीजन से। इधर आ जाइए। अब ये क्या कर रहा होगा बेटे, ये भी तो इसे अपनी तरफ खींच रहा होगा, क्योंकि ये भी अपोजिट नेचर के है। इसका मतलब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3। बेटे डायग्राम में डायरेक्शन का पता होना बहुत जरूरी है, डायरेक्शन के कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। भैया ये इसे अपनी तरफ खींच रहा होगा, तो इसके 2 के द्वारा 1 पर लगने वाला फोर्स ऐसे खींच रहा तो इधर को आया। इसी टाइप से ये इसे अट्रैक्ट कर रहा होगा अपनी तरफ, तो ये इधर को ला रहा होगा ऐसे। इसका मतलब इसके फोर्स की डायरेक्शन ऐसे और इसके फोर्स की डायरेक्शन ऐसे। कैसा है बेटा, ये इक्विलेटरल है तो ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60। आया समझ में। अब समझिए, आपको क्या बताया था कि अगर 2 चार्ज आपके पास है, बच्चा समझ मेरी बात को, अगर एक चार्ज Q1 है और एक चार्ज Q2 है, दोनों के डिस्टेंस r है, तो F = K का मतलब 1/4πε0। 95 क्वेश्चन जो आपको मिलने वाले हैं वो किसके मिलने वाले हैं, वो आपके पास मीडियम एयर या वैक्यूम या फ्री स्पेस। तो K की वैल्यू हर जगह 1/4πε0। 95% क्वेश्चनों में क्या, दोनों चार्ज का प्रोडक्ट अपॉन r²। इधर आ जाओ भैया, अगर मैं इस सॉल्यूशन को यहां लिख दूं कोई दिक्कत थोड़ी है। देखिए ये फोर्स इन दोनों के बीच लगने वाला है, K आएगा पहला इंटू दूसरा, जल्दी बोलो भाई, प्रोडक्ट ऑफ बोथ चार्जेस Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। भैया Q1 की वैल्यू भी Q, माइनस और प्लस का साइन नहीं लेते हैं। माइनस प्लस का मतलब क्या, अगर सेम नेचर है तो रिपल करेंगे, अपोजिट नेचर है तो अट्रैक्ट करेंगे, केवल यही मतलब है और कोई मतलब नहीं है। तो अब समझिए, इसकी वैल्यू भी Q, इसकी वैल्यू भी Q, तो जब दोनों की Q तो कितना हो गया Q²। दोनों के बीच की डिस्टेंस समझो बच्चा कितना है, A²। खत्म। इधर आ जाइए, इसी टाइप से यहां निकालोगे तो K, ये Q1 और ये Q3, ये जो फोर्स लग रहा है Q1 Q3 के बीच में लग रहा है, तो दोनों का प्रोडक्ट अपॉन बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, सॉरी बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। क्लियर। अब Q1 की वैल्यू कितनी है Q, Q2 की वैल्यू कितनी है Q। बेटे साइन से कोई मतलब नहीं है, तो कितना हो गया ये, फिर ये Q²। आपने क्या देखा, फिर दोनों के कैसे हैं बेटे, मैग्नीट्यूड सेम है। नाउ F12 = F13, डायग्राम में बेटे सॉरी मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, = K Q² अपॉन A²। और बच्चा मान लो कितना F लेट, यार सेम वही क्वेश्चन बन गया। अब देखो बीच की एंगल कितना है 60, दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हैं, तो रिजल्टेंट कहां से जाएगा, बिल्कुल मिड से जाएगा। आपको बताया है कि अगर किसी एक पॉइंट पर 2 वेक्टर क्वांटिटी वर्क कर रही हो, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी होती है और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है। पहली बात तो आपको यह ध्यान रखनी है कि अगर किसी पॉइंट पर 2 वेक्टर क्वांटिटी वर्क कर रही है, किसी भी डायरेक्शन में हो, तो उनका रिजल्टेंट हमेशा उनके मिड में कहीं होगा, बीच में कहीं होगा। बेटा ये है, अगर ये दो वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन है, ये एक ये और एक ये, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा हो सकता है यहां हो सकता है यहां हो सकता है यहां हो, पर इसके बाहर नहीं होगा।
और अगर ये दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं तो बिल्कुल बीचों बीच जाएगा, बिल्कुल बाइसेक्टर करता हुआ एंगल को। आया समझ में? नहीं आया? तो अब ये कैसे है बेटे? सेम मैग्नीट्यूड के हैं तो ये 30, वही सेम क्वेश्चन बन गया पहले वाला। अब आगे अपने आप करेंगे, आंसर भी वही आने वाला है। करके देखना है और करना भी है बेटे, देखना नहीं, करना ही करना है। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए, मिटा दे इसे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये आपके पास क्या है बेटे? आपके इन्होंने क्या दे दिया? एक स्क्वायर दे दिया। इसे क्या दिया? ए, इसे कह दिया बी, इसे कह दिया सी, डी, और इसे कह दिया सी। यहां पर रख दिया प्लस क्यू चार्ज, यहां पर रख दिया प्लस क्यू चार्ज, यहां पर रख दिया फिर प्लस क्यू चार्ज, और यहां पर रख दिया बच्चा फिर प्लस क्यू चार्ज। क्या कहते हैं? फाइंड द एफ नेट ऑन द चार्ज एट वर्टेक्स सी। ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, और ये भी ए। क्या मालूम कर रहे हैं? फाइंड द नेट फोर्स, फाइंड द नेट फोर्स ऑन चार्ज एट वर्टेक्स सी। जो सी वर्टेक्स पर चार्ज रखा है उस पर लगने वाला नेट फोर्स निकालना है। तो कुछ नहीं करना है यार, सेम वही प्रोसेस लगने वाला है। पहले सब फोर्सों की डायरेक्शन देख लो। देखो, एक चार्ज पर और जितने अदर चार्ज है वो फोर्स लगाते हैं। आप किस पे निकाल रहे हैं बच्चों? आप इस चार्ज वर्टेक्स सी पर रखे हुए चार्ज पर निकाल रहे हैं। तो इसके अलावा जितने और चार्ज होंगे वो सब फोर्स लगा रहे होंगे। लगाता तो ये भी है, पर इसका निकालना थोड़ी है यार। निकालना तो इस पर है, इसके द्वारा नहीं है। हमें जो फोर्स निकालना है वो इस चार्ज पर निकालना है, इसके रीजन से फोर्स नहीं निकालना। तो इस पे तो जो अदर चार्ज होंगे, देखिए ये सब पे फोर्स लगा रहा हुआ, सब चार्जों पे, उससे मतलब नहीं है। मुझे तो इस वाले चार्ज पे फोर्स चाहिए। किस पे? इस पे। तो इस पे फोर्स कौन लगाएगा? जो दूसरा चार्ज होगा कोई। यहां दूसरे चार्ज कितने हैं? 1 2 3। तो ये तीनों चार्ज फोर्स लगाएंगे नहीं लगाएंगे? आया समझ में? तीनों को पहले देख लीजिए बच्चा। जिस पे निकालते हैं उसे 1 मान लिया, इसे 2 मान लिया, आपके ऊपर डिपेंड है कैसी मान लो। इसे 3 मान लिया और इसे 4 मान लिया। अब देखो सबके नेचर कैसे है? सेम। तो रिपल लगेगा। रिपल का मतलब दूर भेजना। जैसे एक चार्ज यहां है और एक ये है, तो धक्का देगा, दूर जा, दूर जा। अब ये इस पर लगाएगा बच्चा इधर, ये इसे रिपल नीचे करेगा भैया, ये इसे धक्का देगा नीचे। तो ये हो गया एफ फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। जल्दी देखो, यस नो? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, 1 पर 2 के कारण। अब आ जाओ भैया, ये क्या हो गया? डायगोनल हो गया। इस पे फोर्स ऐसा लगेगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3। ये भी रिपल करेगा, ये भी रिपल करेगा। रिपल मतलब ऐसे। आ जाइए, अब इसको ऊपर लिख लीजिए थोड़ा सा बेटे समझने के लिए। ये क्या था? Q1। अब क्या? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 4, 4 भी तो लगाएगा, ये इसे रिपल करेगा ऐसे। क्लियर हुआ? अब समझो बच्चों एक बात मेरे ध्यान से यार, ये डायगोनल है, आपको पता होगा स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो कितना होता है? डायगोनल स्पेलिंग ठीक है, साइड √2 होता है। साइड कितनी साइड है इसकी? a√2। आया समझ में? तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो गई? a√2। क्योंकि जब आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालेंगे आप कूलम्ब्स लॉ की हेल्प से, तो वहां पर दोनों चार्ज का प्रोडक्ट और दोनों चार्जों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर चाहिए होता है। समझिए, अगर दो चार्ज आपके पास है Q1 और Q2, इनका जो होता है फोर्स कितना होता है बच्चों? Q1 Q2 अपॉन r²। होता है या नहीं होता है? होता है या नहीं होता है? क्लियर है? अब देखिए भैया, यहां ये फोर्स किसका है? ये वाला F12 किसका है? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। तो ये आया K Q1 Q2 अपॉन r²। दिखाई दे रहा है? दोबारा लिख दीजिए, ये आया K Q1 Q2 अपॉन r²।
Q1 Q2 मतलब इसका चार्ज और इसके चार्ज का प्रोडक्ट। भैया इसका चार्ज कितना है Q, इसका चार्ज कितना है Q, तो Q इंटू Q कितना हो गया Q स्क्वायर। आया समझ में? डिस्टेंस बिटवीन बोथ कितनी है भैया A, जल्दी बोलिए, क्लियर है? इधर देखिए ऐसे ही K तो आएगा, अगर कांस्टेंट है, इसका मतलब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 4, तो भैया Q1 और Q4 अपॉन बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर आ लेते हैं, यस नो? भाई वहां दो फोर्स 1 और 2 थे तो Q1 Q2, यहां कितने हैं बेटे चार्ज, सॉरी यहां पर चार्ज 1 और 2 थे तो Q1 Q2, यहां पर चार्ज कितने हैं 1 और 4, तो Q1 Q4 आ जाइए। भैया इसकी Q1 की वैल्यू Q और Q4 की वैल्यू Q, जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा Q स्क्वायर और बीच की डिस्टेंस खत्म। आ जाइए इधर। ऐसी बेटे के जब 1 4 था तो 1 4 आया था Q1 Q4, जब 1 2 था तो Q1 Q2 आया। अब कितना है Q1 Q3 अपॉन आर स्क्वायर। भैया देखियो Q1 की वैल्यू Q, Q3 की वैल्यू Q, तो Q1 इंटू Q स्क्वायर। बीच की डिस्टेंस देखो फटाफट कितनी है, जल्दी बोलो भैया A√2 है, तो A√2 का होल स्क्वायर, इसका मतलब के Q स्क्वायर अपॉन 2A स्क्वायर। आया समझ में? आपको नहीं आया चाहे तो इसे आप ऐसा करके लिख लो बेटे, ये क्या है Q1 Q4 अपॉन आर स्क्वायर, तो ये हो गया ये हो गया के Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। भैया Q1 की वैल्यू भी Q और Q4 की वैल्यू भी Q, तो Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। इधर आ जाइए, ऐसे बेटे इसे लिख लो एक बार को, और कभी कंफ्यूज हो जाओ आप। इसका मतलब हो गया के Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। भैया Q1 की वैल्यू Q और Q2 की वैल्यू Q, तो Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। अब आपने क्या देखा यहां पे, नाउ F12 इज इक्वल टू F14 इज इक्वल टू के Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, और F13 इज इक्वल टू के Q स्क्वायर अपॉन 2A स्क्वायर। इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं आई? भैया स्क्वायर का हर एक एंगल कितना होता है 90। भैया ये बिल्कुल मिड से होकर जाएगा क्योंकि दोनों इक्वल है, इनका जो रिजल्टेंट है इसका किसका बिल्कुल मिड से होकर जाएगा, चलो वो बाद में देख लेंगे। दूसरी बात डायगोनल जो है वो बाइसेक्टर करता है एंगल को, डायगोनल जो है वो बाइसेक्टर करता है एंगल। देखिए यहां पर 1 2 3 चार्ज है, 3 फोर्स है, तो ये तो क्लियर है कि 1 4 और 1 2 इक्वल है, तो 1 4 और 1 2 का रिजल्टेंट बिल्कुल इसके मिड से होकर जाएगा, यस नो? और मिड से होकर 1 3 भी जा रहा है, जा रहा है नहीं जा रहा है, तो अभी उसे डायग्राम में और आगे एक्सप्लेन करेंगे। अब समझो ये डायगोनल जो होता है वो कहां से होकर जाता है बिल्कुल मिड से, तो बेटे ये 45 और ये भी 45। समझिए इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं आई? इस डायग्राम को आप इधर बना लीजिए। देखिए यहां 3 फोर्स हो रहे हैं, तो यार वो फॉर्मूला नहीं लगेगा, कौन सा वाला आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, वो कहां लगेगा जहां आपके पास एक पॉइंट पर दो फोर्स वर्क कर रहे हैं। तो अगर किन्हीं दो फोर्स का किसी एक पॉइंट पर दो फोर्स वर्क कर रहे होंगे तो उनका रिजल्टेंट आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। आया समझ में? अब इधर आ जाइए, ये डायग्राम ऐसे हो गया बेटे, ये पॉइंट सी था, ये इधर को गया F14, ये इधर को गया F12, और इनके मिड में बिल्कुल कौन गया F13। ये एंगल 45, बच्चा ये एंगल भी 45। यार एक बात समझो, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर दो। किसके परपेंडिकुलर? F13 के डायगोनल के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी, मतलब ये एंगल 90, ये 90 तो ये भी 90। आपने वेक्टर में स्टडी किया होगा कि अगर आपके पास एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है, यहां पर मान लीजिए कोई वेलोसिटी है u, पैराबोलिक में पैराबोला में पढ़ा था, अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला कंपोनेंट u cos थीटा और ये वाला कंपोनेंट u sin थीटा। याद रखने के लिए मान लो ये f है, मान लो ये f है, तो ये हो गया f cos थीटा और ये वाला f sin थीटा। सब लॉजिकली है, सब प्रूफ करा जाते हैं 11th क्लास में। अब समझो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई क्वांटिटी दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन के मिड में है, ध्यान से सुनिएगा,
अगर कोई क्वांटिटी दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन के मिड में है तो उसे दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर सकते हैं, उस क्वांटिटी को दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर सकते हैं। जिस साइड से एंगल बनेगा वो साइड कॉस में, और जिससे नहीं बनेगा वो साइड साइन में ली जाएगी। आ जाइए, ये कंसेप्ट कब लगेगा? जब क्वांटिटी दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन के मिड में होगी, अदरवाइज ये कंसेप्ट वर्क नहीं करने वाला। आ जाइए बच्चा, देखिए इधर फटाफट, इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए भैया, ये और ये परपेंडिकुलर है, ये F13 और ये वाला परपेंडिकुलर है, तो इस F12 को दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर दूं। जिस साइड से एंगल बना F12 का एंगल इससे बनना है, तो F12 cos थीटा, थीटा का मतलब 45। जिससे नहीं बना F12 sin 45। आया समझ में? इधर आ जाओ, ये F13 दो परपेंडिकुलर, देखो बेटे ये और ये परपेंडिकुलर है, देखो ये और ये परपेंडिकुलर है, जैसे ये और ये, देखिए ये और ये परपेंडिकुलर थी, तो ये F12 इन दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन के बीच में आया, तो इसे दो कंपोनेंट में रिजोल्व करा। इस साइड वाला जिससे एंगल बनना 45 वो F12 cos में हो गया, जिससे नहीं बना वो साइन में हो गया। इधर आ जाइए, ऐसे बेटे ये वाला एंगल, ये कंप्लीट एंगल, ये वाला, ये 90, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब इन दोनों डायरेक्शन के बीच में, इसके और इसके मिड में ये आ रहा है F13, इसे दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लूं। अब दो कंपोनेंट में रिजोल्व का मतलब क्या है? इसका इस साइड से एंगल 45, तो F कुछ मिस्टेक कर दी क्या आशीष जी? नहीं बेटे, इसे कंपोनेंट में रिजोल्व मत करो, सॉरी बेटे, वेरी वेरी सॉरी, वेरी सॉरी, वेरी सॉरी, वेरी सॉरी, इसे रिजोल्व मत करो यार, इस डायरेक्शन में तो रिजल्टेंट आएगा ही आएगा। अब देखो ये और ये परपेंडिकुलर है, ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन और ये, भैया ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कराना मैंने किसके? इस F13 के। तो किसी भी लाइन के एक और का एंगल 180 होता है, जब यहां से यहां तक 90, तो इससे आगे वाला भी तो 90। यार समझो, किसी भी एक लाइन के एक साइड का एंगल 180 होता है, तो ये पूरा एंगल कितना हो गया? 180। जब ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है तो ये एंगल कितना हो गया? 90। ये लाइन, डॉटेड जो लाइन है, वो इस डायगोनल जो आ रहा है इसके परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल 90। भैया ये 90 तो बचा हुआ आगे का भी 90। अब समझो, ये F14 दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन के बीच में आ गया, F14 इसके और इसके बीच में आ गया, जिससे एंगल बन रहा है ये 45, तो बेटे ये भी तो 45 होगा, इधर वाला भी। बोलो, कंप्लीट 90 है, ये 45 तो बचाओ तो 45 हुआ। चाहे तो इस एंगल से देखिए, साइन 45 और cos 45 दोनों की वैल्यू सेम होती है, दोनों की वैल्यू सेम होती है 1/√2। तो चाहे cos 45 आए चाहे sin 45 आए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। पर मैं सेम ऑर्डर के लिए ऊपर वाले एंगल को के अकॉर्डिंग कंपोनेंट में रिजोल्व करूंगा। करने के लिए इससे करेंगे तो भी वही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया? अब देखिए, तो इस F14 को दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर दूं। जिस साइड से एंगल बना F14 cos 45, जिससे नहीं बना F14 sin 45। मन में कुछ डाउट? जल्दी बोलिए, मन में कुछ डाउट? ओके है? चलिए, अगर आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो रही हो, sin 45 cos 45 की वैल्यू एक होती है, तो इसे ऊपर वाले के अकॉर्डिंग रिजोल्व ना करें आप। नीचे वाला एंगल 45 है, तो इधर वाला जिस साइड से एंगल बना 1/4 का वो cos में, जिससे नहीं बना वो साइन में। भैया इसे दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर दिया, इसका काम खत्म। इसे भी कर दिया, इसका काम खत्म। बोलिए भैया, इसे दो कंपोनेंट में रिजोल्व करा, इनका काम खत्म हो गया। इसे भी कर दिया, इनका काम खत्म हो गया। F12 sin 45, F14 sin 45। भैया जो वैल्यू 12 की है वही 14 की है। sin 45 sin 45 दोनों सेम है,
दोनों कौन सी डायरेक्शन में, अपोजिट, खत्म, कैंसिल कर देंगे। अब जो आपके पास ये था सी पॉइंट था, यहां पर जो चार्ज रखा था इस पर 3 फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, एक F12 cos 45, एक F14 sin cos 45 और एक F13, तीनों की डायरेक्शन सेम। अगर डायरेक्शन सेम होती है तो रिजल्टेंट किसके इक्वल होता है, सम के इक्वल होता है। अगर रिजल्टेंट डायरेक्शन सेम होती है तो रिजल्टेंट किसके इक्वल होता है, सम के। तो नेट फोर्स एक्ट ऑन चार्ज एट वर्टेक्स सी, एफ नेट कितना भैया, F12 cos 45 प्लस F14 cos 45 और प्लस F13। यार जो वैल्यू F12 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर cos 45 1/√2, F14 की वैल्यू भी वही है जो F12 की है, प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1/√2 और इसकी बेटे के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। समझ में आया भैया? ये देखो 1/√2 1 ये जो ये वैल्यू है वही ये वैल्यू है, तो 2 टाइम्स हो जाएगा। कितना आ गया, 2k क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर √2 प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। बच्चों इसे और इसे जोड़ दिया तो 2 टाइम्स हो जाएगा, नहीं इसे और इसे जोड़ा तो 2 टाइम्स हो जाएगा। इस √2 से कितने टाइम्स चला गया, √2 टाइम्स। इधर वाले को चले यहां कर देता हूं मैं, आपको यहां कर देता हूं, एफ नेट कितना आया, √2 के क्यू स्क्वायर √2 अपॉन ए स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। बच्चों देखो k कॉमन, क्यू स्क्वायर कॉमन, ए स्क्वायर कॉमन, √2 प्लस 1/2 आया समझ में, आपको नहीं आया? डायरेक्शन अलोंग्स टू डायगोनल, अलोंग्स टू डायगोनल एसी, डायगोनल एसी। समझ में आया बच्चों, नहीं आया? क्लियर है? एक बार चाहे तो इस डायग्राम को और समझ लीजिए आप, एक बार चाहे तो इस डायग्राम को और मैं आपको बता देता हूं। वैसे समझ में आ गया होगा बेटे आप लोगों को, नहीं आया तो एक बार और रिपीट करके मतलब बैक करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी नोट कीजिए फटाफट, जल्दी ही नोट कीजिए फटाफट। हो गया बच्चों? चलिए इरेज कर दें इसे। अब एक ऐसा ही क्वेश्चन देखिए, अभी जो चार्ज पे फोर्स फाइंड आउट किया है वो कॉर्नर के चार्ज पे किया है। अब हो सकता है बेटे चार्ज बिल्कुल सेंटर पे रखा हो, चार्ज बिल्कुल कहां रखा हो बच्चों, सेंटर पे रखा हो। देखिए मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 4, मान लीजिए आपके पास ये स्क्वायर दे रखा है, ये ए बी सी डी और साइड इसकी बेटा ये भी ए, ये भी ए, स्क्वायर है, ये भी ए और ये भी ए। इसके जो डायगोनल का इंटरसेक्ट पॉइंट है उसे सेंटर कहेंगे स्क्वायर का, और अब के इन्होंने चार्ज यहां रख दिया। कितना चार्ज रख दिया, कैपिटल क्यू। आपसे मालूम करते हैं फाइंड द नेट फोर्स ऑन चार्ज कैपिटल क्यू। अब बिल्कुल वही कंसेप्ट लगाना है, जो कंसेप्ट को छोड़ के नहीं चलना है। एक चार्ज पर फोर्स मालूम किया है, उसके आसपास कितने चार्ज हैं, जितने भी चार्ज हैं सब उस पर फोर्स लगा रहे होंगे। थोड़ा गले में दिक्कत होगी लग रहा है यार, एक मिनट रुक जाओ बेटा।
देखिए इस चार्ज पर फोर्स फाइंड आउट किया है, तो इस चार्ज पर इसके अलावा जितने भी चार्ज होंगे वो सब फोर्स लगाएंगे। भैया इस वाले चार्ज को यहां मान लीजिए चार्ज रखा है Q, यहां रखा है Q, यहां भी रखा है Q और यहां भी रखा है प्लस के Q। इसे मान लीजिए 1, इसे मान लीजिए Q2 और इसे मान लीजिए Q3 और इसे मान लीजिए Q4। अब समझिए बेटे, सारे जो चार्ज हैं वो सबके सब चार्ज सेम नेचर के हैं, तो सब रिपल कर रहे होंगे एक दूसरे को। जो एक मिनट हो यार, चलिए बेटे अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि इस चार्ज Q पर लगने वाला फोर्स। आपको बताया कि एक चार्ज पर जितने और चार्ज होते हैं इसके अदरवाइज जितने भी और चार्ज हैं वो सब इस पर फोर्स लगा रहे होंगे। भैया Q1 भी लगा रहा होगा बेटा, Q2 भी लगा रहा होगा, Q3 भी लगा रहा होगा और Q4 भी लगा रहा होगा। सब सेम नेचर के हैं तो सब रिपल कर रहे होंगे। समझिए इसके द्वारा इस पर जो फोर्स लगेगा वो इस साइड में लगेगा। मान लो इसका फोर्स F1, इसका फोर्स F2 और इसके रीजन से फोर्स F3 और इसके रीजन से फोर्स F4। अब देखिए ये जो Q1 फोर्स लगाएगा इस पर वो रिपल करेगा इस डायरेक्शन में, यस नो। तो ये हो गया बच्चा F1। Q2 इसे रिपल करेगा, Q2 बेटा जब रिपल करेगा तो Q2 रिपल करने का मतलब ऐसे फेंकेगा, धक्का देगा बाहर की तरफ, यस। तो ये कैसा हो गया बच्चा F2। अब आइए Q3 फ्री से रिपल करेगा, तो रिपल करने के लिए डायरेक्शन बेटे Q3 इस पर जो फोर्स लगाएगा वो इस डायरेक्शन में लगाएगा, तो ये कितना हो गया बच्चा F3। इसी टाइप से Q4, जब Q4 रिपल करेगा तो वो उस डायरेक्शन में लगाएगा। इस चार्ज यहां पे रखा है तो रिपल का मतलब ये इससे रिपल करेगा तो इस डायरेक्शन में लगाएगा, इसका मतलब Q4 की डायरेक्शन ये होगी। समझिए ये इसका सेंटर है, स्क्वायर के सेंटर के सभी कॉर्नर से जो डिस्टेंस होती है वो इक्वल होती है। ये कंप्लीट डायगोनल है, इसकी डिस्टेंस मान लीजिए R1 है, इसकी डिस्टेंस यहां से R2 है, सॉरी इसकी R3 है और इसकी डिस्टेंस बेटा मान लो R1 है और इसकी डिस्टेंस मान लीजिएगा R4 है। R1 A से O की डिस्टेंस, R2 B से O की डिस्टेंस, R3 C से O की डिस्टेंस और R4 D से O की डिस्टेंस। क्योंकि ये डायगोनल है, मिड पॉइंट है, तो जो वैल्यू R1 की वही वैल्यू R2 की, वही वैल्यू R3 की, वही वैल्यू R4 की, सॉल्यूशन। और इज इक्वल्स टू डायगोनल A√2/2। भैया स्क्वायर का डायगोनल कितना होता है, साइड इंटू √2 होता है। इससे कितने टाइम्स गया √2 टाइम्स, तो कितना आ गया A√2। जो फोर्स का फॉर्मूला है, अगर मान लीजिए एक चार्ज Q1 है और दूसरा चार्ज Q2 है और इनके बीच की डिस्टेंस R है, तो फोर्स होता है F इज टू K इंटू Q1 Q2/R² होता है। अब समझिए फोर्स ऑन फोर्स ऑन कैपिटल Q ड्यू टू Q1 कितना है F1 K इंटू दोनों चार्ज का प्रोडक्ट, कितना प्रोडक्ट है Q1 बीच की डिस्टेंस R1², Q1 की वैल्यू Q, कैपिटल Q तो ऐसे आएगा, Q1 की वैल्यू Q और R1 की वैल्यू बेटा A/√2, A/√2 का स्क्वायर, इसका मतलब K √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, ऊपर पहुंचेगा बेटे 2 Q/A²। समझ में आया नहीं आया? एक बार और देख लीजिए, फोर्स ऑन Q ड्यू टू Q2 किसके रीजन से बेटे, Q2 के रीजन से। Q2 कहां गया, ये रहा। क्या फोर्स कितना माना इसका F2 के, दोनों का प्रोडक्ट अपॉन बीच की डिस्टेंस R2², प्रोडक्ट इसकी वैल्यू Q2 और ये Q, बीच की डिस्टेंस बेटा R2। क्लियर है? देखिए K कैपिटल Q ऐसे ही Q और भैया R2 की डिस्टेंस, R2 की वैल्यू A√2, R2 की वैल्यू A√2 का स्क्वायर, फिर बेटे वही स्क्वायर करेंगे, √2 का 2 हो जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा, कितना आ गया K2Q
Q अपॉन ए स्क्वायर। सिमिलरली देखिए, सिमिलरली क्या हुआ, जितने भी फोर्स है देखिए, जो वैल्यू इसकी वही इसकी, वही इसकी वही इसकी, जो डिस्टेंस इस कॉर्नर से इसकी वही इस कॉर्नर से इसकी, सेंटर की वही इस कॉर्नर से सेंटर की, और वही इस कॉर्नर से सेंटर की। सबके लिए क्यू, दोनों के प्रोडक्ट सबके इक्वल आएंगे भैया। इन दोनों का प्रोडक्ट कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू, इनका प्रोडक्ट कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू, इनका प्रोडक्ट कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू, और इनका प्रोडक्ट भी कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू। हर चार्ज की कैपिटल क्यू से डिस्टेंस सेम है, तो भैया हर चार्ज का फोर्स भी तो सेम आएगा। तो सिमिलरली F3 कितना आ जाएगा, K2Q Q अपॉन ए स्क्वायर, और इसी टाइप से Q4 K2Q Q अपॉन ए स्क्वायर। इतना समझ में आया आपको? तो इसका मतलब जितने भी हैं वो सब सेम फोर्स लगा रहे हैं। कैसे फोर्स लगा रहे हैं? सेम फोर्स लगा रहे हैं। अब इसको डायग्राम से समझ लीजिएगा, तो नेट तो जीरो हो जाएगा, ये तो कंफर्म हो गया भाई। जितना फोर्स ऊपर लग रहा उतना नीचे लग रहा, दोनों ने कैंसिल कर दिया एक दूसरे को। जितना इधर लग रहा उतना इधर लग रहा, दोनों ने कैंसिल कर दिया एक दूसरे को। तो नेट फोर्स कितना हो गया? नेट फोर्स ऑन चार्ज कैपिटल Q इज इक्वल टू एफ नेट। करते क्या है, सेम डायरेक्शन के फोर्स को ऐड कर देते हैं और अपोजिट डायरेक्शन के फोर्स को सबट्रैक्ट कर देते हैं। ऐसी तो होता है भैया। इस डायरेक्शन में कितना, अलोंग्स टू ए बी जीरो, अलोंग्स टू बी सी जीरो, कितना हुआ F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4। वैल्यू सबकी, मैग्नीट्यूड सबके सेम है। F1 की वैल्यू K2Q स्क्वायर, सॉरी K2Q Q अपॉन ए स्क्वायर। F2 की माइनस, बेटे चलिए ऐसे थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी, दूसरे तरीके से समझाते हैं, दूसरे तरीके से समझाते हैं। यहां तक नोट कीजिए, आपसे यहां तक नोट कर लीजिए। वैसे तो नॉर्मल आपको दिख रहा है कि यार ये इसे कैंसिल कर देगा, ये इसे कैंसिल कर देगा, पर इसका कंसेप्ट क्या है, इसको हम किस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे वो दिखाना है मुझे आपको। नोट कीजिए, हो गया। अब हम इस चीज को यहां इरेज कर देते हैं और यहां समझते हैं। ये चार्ज रखा है कैपिटल Q, इधर को जा रहा था, एक इधर को जा रहा था, एक इधर को जा रहा था। F4 इधर को, सॉरी F3 इधर को जा रहा था, F1 इधर को जा रहा था, F4 और इधर को जा रहा था F2। अब ये क्या है बेटे, ये डायगोनल जो होते हैं स्क्वायर के, वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो अगर मैं यहां एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये 45, और एक लाइन मैं यहां ड्रॉ कर दूं, हर एंगल 45 हो जाएगा। ये 45, ये 45, और बच्चों ये 45। क्लियर हुआ? समझिए। ये दो परपेंडिकुलर साइड है, इनके बीच में F4 आ रहा, इसे दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर दूं, जिस साइड से एंगल बना वो कॉस में, तो F4 कॉस पे 45। यहां आप एक बात और देखिए, जो वैल्यू F1 की वही वैल्यू F2 की, वही वैल्यू F3 की, वही वैल्यू F4 की, और किसके इक्वल, K2QQ अपॉन ए स्क्वायर। क्लियर? अब देखिए बेटे, F4 को दो कंपोनेंट में रिजोल्व करा, F4 cos 45, इधर वाला भी F4 को, सॉरी F4 sin 45, ये दो कंपोनेंट में रिजोल्व हो गया तो इसका काम खत्म। बोलिए, इधर आ जाइए। ऐसे ही आपने F3 को दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर दिया, जिस साइड से एंगल बना वो कॉस में, F3 cos 45 और F3 sin 45।
इसका काम खत्म। क्लियर हुआ? अब देखो बेटे, F3 और F4 इक्वल है, दोनों की डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट है, ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। F1 को दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो। F1 cos 45 जिस साइड से एंगल बना, और जिससे नहीं बना F1 sin 45। खत्म इसका काम भी। F2 को दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो। F2 को दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लीजिएगा, जिस साइड से एंगल बना वो कॉस में F2 cos 45, जिससे नहीं बना F2 sin 45। इसका काम भी खत्म। F2 की वैल्यू F1 की वैल्यू के इक्वल है बेटा। साइन cos 45 1/√2, sin 45 1/√2, अपोजिट डायरेक्शन में दोनों सेम हो गए, तो इसने इसे खत्म कर दिया। क्लियर? आ जाइए, F4 sin 45, F4 sin 45, जो वैल्यू F4 की वही वैल्यू F2 की। भैया F4 sin 45 F2 sin 45 को कैंसिल कर देगा। F3 sin 45, F3 की वैल्यू F1 की वैल्यू को इक्वल, sin 45 1/√2 और cos 45 1/√2, ये इसे कैंसिल कर देगा। इसका मतलब इसमें तो कोई फोर्स बचा ही नहीं, तो नेट फोर्स ऑन चार्ज Q इज 0। समझ में आया नहीं आया? क्लियर है? जल्दी नोट कीजिए। नॉर्मली में वैसे दिख रहा था कि यार सब आपस में अपोजिट डायरेक्शन में हो रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो नेट 0 होगा। पर हुआ कैसे वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। नोट कीजिए फटाफट, अगला क्वेश्चन लगाते हैं। हो गया बच्चों? चलिए, एक एनसीईआरटी क्वेश्चन देखिएगा आप। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है। अच्छा क्वेश्चन है इसलिए करा रहा हूं बेटे आपको। ये साइड ए है, यहां पर चार्ज Q है, ये साइड C है, यहां पर भी चार्ज Q है, और ये साइड बेटा B है, यहां पर भी चार्ज Q है। आपसे मालूम करा है इसके सेंट्रोइड पर फाइंड द फोर्स ऑन चार्ज Q kept या placed at centroid of triangle। आपको चार्ज कैपिटल Q पर फोर्स फाइंड आउट करना है, और ये कहां रखा है? सेंट्रोइड पर। सेंट्रोइड का मतलब जो इनके बाइसेक्टर पॉइंट होगा, इंटरसेक्ट पॉइंट होगा, उस पर फाइंड आउट करना है आपको। ठीक है? ये डायग्राम में आपको दे रखा है। अब समझिए, अगर ये मिड पॉइंट, अगर ये सभी जो आपके पास ये बाइसेक्टर लाइंस हैं, इनका मिड पॉइंट है, इनका इंटरसेक्ट पॉइंट है, तो हर एक पॉइंट से डिस्टेंस इक्वल होगी। जो इसकी होगी वही इसकी होगी, मतलब जो ए से, इसे मान लीजिए O है, जो A से O की होगी वही O से C की होगी, वही O से B की होगी। और ये जो साइड दे रखी है इस ट्रायंगल की, वो कितनी है? वो L है। क्लियर? अब यार अगर मुझे फोर्स निकालना है, देखिए फोर्स अगर आपके पास दो चार्ज है और दोनों चार्जों के बीच की डिस्टेंस r है, तो उनका फोर्स होता है F = K Q1 Q2 अपॉन r²। फोर्स के लिए दोनों चार्जों का प्रोडक्ट चाहिए और बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर चाहिए। यस नो? चार्ज तो आपको दे रखे हैं यार। देखिए, इस चार्ज कैपिटल Q पर फोर्स निकालना है। कैपिटल Q के अदर जितने भी चार्ज आसपास होंगे वो सारे के सारे फोर्स लगा रहे होंगे। कैपिटल Q के अदर जितने भी चार्ज आसपास होंगे वो सारे के सारे फोर्स लगा रहे होंगे।
कैपिटल क्यू के अदर कितने चार्ज है आसपास? 3 चार्ज है, 3 चार्ज है, तो ये 3 के 3 चार्ज इस कैपिटल क्यू पर फोर्स लगाएंगे। मान लीजिए इस चार्ज की वैल्यू को Q1 कंसीडर कर दिया, इस वाले चार्ज की वैल्यू को Q2 कंसीडर कर दिया और इस वाले चार्ज की वैल्यू को Q3 कंसीडर कर दिया। क्लियर? अब अगर मुझे इस Q1 के रीजन से Q पर चार्ज चाहिए तो ये वाली डिस्टेंस चाहिए, इसके लिए ये वाली चाहिए और इसके लिए बेटा ये वाली चाहिए। कंसेप्ट क्या हुआ? क्योंकि ये इंटरसेक्ट पॉइंट है जो आपके पास बाइसेक्टर लाइंस है, तो R1 की वैल्यू R2 की वैल्यू और R3 की वैल्यू इक्वल होगी। तो पहला वर्क हो गया, R1 R2 या R3 निकालना, किसी एक को निकाल लो बाकी सब निकल जाएंगे। समझो बच्चों, इसे अगर मैं इस टाइप से ड्रॉ कर दूं, परपेंडिकुलर ड्रॉ लेकर आऊं, ABC पॉइंट B मान लो इसे, तो ये बेटे परपेंडिकुलर है और ये इसे दो इक्वल में बाइसेक्ट कर देगा। अगर कंप्लीट L थी, ये यहां से यहां तक L थी, तो इधर L/2 हो गई और इधर भी L/2 हो गई। यस नो? ये एंगल कंप्लीट कितना था? 60। बाइसेक्टर जा रहा है तो ये बेटे 30, कंप्लीट 60, तो बाइसेक्टर पे एंगल कितना हो गया? 30। अब समझिए, आपके पास एक इन राइट ट्राइंगल BDO, ये देखिए ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे, BDO, ये एंगल 30, ये B, ये D और ये O। मुझे कौन सी साइड निकालनी है? मुझे ये निकालनी है। इसे क्या कह दिया हमने? R2 कह दिया। चाहे R1 निकाल लो, R2 निकाल लो, R3 निकाल लो, आपके ऊपर डिपेंड है, तीनों इक्वल आएंगे। तो हम केवल एक को निकाल लें। एंगल के सामने का परपेंडिकुलर, 90 के सामने का हाइपोटेनियस और बचा हुआ तीसरा बेस। देखिए, बेस पता है, हाइपोटेनियस फाइंड आउट करना है, तो बेस और हाइपोटेनियस का कौन सा रिलेशन होता है? कॉस का। तो अगर मैं यहां से कॉस 30 निकाल लूं तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो कॉस 30 याद होगा आपको √3/2 होता है। कॉस 30 √3/2, बेस की वैल्यू L/2 और भैया ये कितना है? R2। 2 से 2 कैंसिल हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो R2 = L/√3। जो वैल्यू R1 की वही वैल्यू R2 की, वही वैल्यू R3 की और वही वैल्यू L/√3। आ गई सब वैल्यू? अब समझिए, जो वैल्यू इस वाले चार्ज की वही वैल्यू इस वाले चार्ज की और वही वैल्यू इस चार्ज की। कॉर्नर पर जो तीनों चार्ज रखे हैं, तीनों के जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है और हर एक कॉर्नर के सेंटर से डिस्टेंस इक्वल है, तो हर एक का चार्ज का प्रोडक्ट भी इक्वल होगा। या ऐसा ना समझ के नॉर्मल लिख लीजिएगा, तो फोर्स ऑन Q ड्यू टू Q1 F1 कितना बच्चों? ध्यान से देखो, के दोनों का प्रोडक्ट अपॉन बीच की डिस्टेंस R1², केवल इन दोनों का। F1 के कैपिटल Q स्मॉल q और R1 बेटा कितना है? R1 L/√3, स्क्वायर करोगे तो √3 का 3, L² हो जाएगा, नहीं होने का? L/√3 का जब स्क्वायर करोगे तो L/√3 आएगा, नहीं आएगा? आ जाइए, फोर्स ऑन Q ड्यू टू Q2 F2 के कैपिटल Q Q2 अपॉन R2 का स्क्वायर। बोलिए भैया, दोनों का प्रोडक्ट और बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। आगे देखो, के कैपिटल Q Q2 का Q, भैया इसका L/√3 का स्क्वायर करोगे तो L²/3, 3 ऊपर चला गया, L² यहां आ गया। ऐसे ही फोर्स ऑन Q ड्यू टू Q3 F3, फिर वही आया के कैपिटल Q Q3 अपॉन R3², तो के Q3 की वैल्यू स्मॉल q, R3 की वैल्यू फिर कितनी है बेटे? L/√3, स्क्वायर करोगे तो L²3। क्या देखा आपने? नाउ
F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू F3 इज इक्वल टू के 3 कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन L स्क्वायर, लेट कर दिया इसे हमने F मान लिया, हमने इसे अपनी तरफ से F मान लिया। अब समझिए, ये रिपल करेगा तो इसके फोर्स की डायरेक्शन ऐसे, F2 ये Q2 है, इसका फोर्स F1 मान लिया, इसका फोर्स आपने F3 कंसीडर करा है और इसके फोर्स को आपने F2 कंसीडर करा है। ये इसे रिपल करेगा तो रिपल नीचे आएगा इसका, इसके रीजन से जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अलोंग्स टू ज्वाइनिंग लाइन सेंटर पे लगता है बॉडी के, तो इसका ऐसे होगा, इसका बच्चा ऐसे चला जाएगा, यस नो, इसका बच्चा ऐसे चला जाएगा, यस नो, और ये ऐसे। तो यहां क्या बैठा, ये आया एक फोर्स ऐसे, एक फोर्स ऐसे और एक फोर्स ऐसे, ये F1 ये F3 सॉरी बेटे F2 और ये F3। अब आपको याद होगा ये लाइन ऐसे जा रही थी, ये लाइन ऐसे आ रही थी, समझिए ये एंगल 30, ये एंगल 90, किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180, 90 30 ये 60, बोलिए ऐसे बेटे ये वाला ये 30 ये 90 तो ये फिर 60, ये 60 इसी टाइप से ये भी 60, 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 किसी भी एक पॉइंट के अराउंड कंप्लीट एंगल 360। देखिए 1 2 3 4 5 6 6 6 जा 360 कंप्लीट, ठीक है। अब समझो तो ये वाला एंगल बेटे कितना है 60, ये एंगल कितना है 60, ये एंगल कितना है 60, ये एंगल कितना है 60। आया समझ में नहीं आया, बोले क्लियर है, यस नो, मन में कोई डाउट हो तो बताओ, इसे नोट कीजिए फिर इसे एक्सप्लेन करते हैं। जल्दी नोट कीजिए फटाफट, हो गया बच्चों, चलिए बच्चों हो इसे मिटा दो भाई। चलिए बेटे अब इस डायग्राम को देखिए दोबारा, यहां पर ये पॉइंट रखा है और ये रहा आपके पास F2, ये रहा आपके पास F3 और ये रहा आपके पास F1। ये इस टाइप से है, क्लियर। ये लाइन ऐसे आ रही है, ये लाइन ऐसे आ रही है, देख लीजिए यहां पर कोई चार्ज रखा है पॉइंट O है और ये चार्ज रखा है कैपिटल Q। इतनी बात आपको समझ में आई, ये पॉइंट O है और यहां पर कोई चार्ज रखा है कैपिटल Q। देखो बच्चों इस F2 का वर्टिकल एंगल कितना है 60, इस F3 का वर्टिकल एंगल कितना है 60। वैसे तो ये भी 60 और ये भी 60, उनकी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ने वाली हमें, इनसे काम चल जाएगा। अब इसे हमने इरेज कर दिया, इसकी हमें आवश्यकता नहीं है। अब देखो बच्चों ये इस टाइप से ये y एक्सिस है, हमने एक अलोंग्स टू x एक्सिस लाइन ड्रॉ कर ली। देखिए अगर कोई क्वांटिटी दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन के मिड में होती है तो उसे दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर देते हैं। F2 दो कहां पर है बेटे, इस y एक्सिस और x एक्सिस के मिड में है, तो x और y परपेंडिकुलर, ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर है, ये x एक्सिस ये y एक्सिस, तो इस F2 को दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर दो। जिस साइड से एंगल बना वो कॉस में, इधर वाला कितना F2 cos 45, जिससे नहीं बना वो साइन में F2 sin 45। बोलिए जल्दी बेटे F2 की वैल्यू कितनी है F, इसका मतलब इसके लिए F cos 45 और इसके लिए F sin 45। समझ में आया नहीं आया? F2 को आपने सॉरी 45 नहीं बेटे 60, वेरी सॉरी 60 60 60 60। अब समझिए F2 को हमने दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर दिया, काम खत्म। F3 पर आ जाइए बेटे, F3 को भी दो कंपोनेंट में रिजोल्व करो, ये भी दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन के मिड में है, तो इधर वाला F3
cos 60, दिस साइड से एंगल बनेगा। F3 की वैल्यू भी F है, इसका मतलब F cos 60, जिससे नहीं बना F3 sin 60, इसका मतलब F sin 60। जल्दी बोलिए, इसे दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर दिया, इसका काम खत्म। अब देखो यार, F3 sin 60 इस साइड में, F sin 60 इस साइड में, दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हो गए, अपोजिट डायरेक्शन में हो गए, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अब इस चार्ज के ऊपर कितने फोर्स बचे? 3 फोर्स बचे। ऊपर को लग रहा F cos 60 और F cos 60, नीचे लग रहा F1। F cos 60 ये वाला F3 cos 60 के रीजन से, और ये F cos 60 F2 cos 60 के रीजन से। तो नेट फोर्स ऑन चार्ज Q F नेट, सेम डायरेक्शन वालों को जोड़ दो और अपोजिट डायरेक्शन वालों को सबट्रैक्ट कर दो। भैया दोनों की डायरेक्शन, इस F cos 60 की डायरेक्शन सेम है, जोड़ दिया, और ये अपोजिट में है, सबट्रैक्ट कर दिया। F1 की वैल्यू भी तो ऐसी है। चलिए, ये हो गया 2F cos 60 और ये माइनस के F, यार 2F cos 60 की वैल्यू 1/2 माइनस F, 2 से 2 कैंसिल, F माइनस F, इसका मतलब 0। F नेट कितना आया यहां पे बेटा? 0। तो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है और शायद ये 1.16 एग्जाम्पल है, सोल्व एग्जाम्पल। अच्छा क्वेश्चन है और बोर्ड में आया हुआ भी है। इस टाइप के क्वेश्चन बेटे कंपटीशन नीट में भी पूछे गए हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास आईआईटी मेंस के एग्जाम में पूछे गए। जल्दी नोट कीजिए फटाफट। अब यहां से कंसेप्ट निकल के आया। कंसेप्ट क्या निकल के आया देखो, अभी क्या था, पहला जो आपके पास था स्क्वायर था, यहां चार्ज क्यू था, यहां चार्ज क्यू था, यहां चार्ज क्यू था, यहां चार्ज क्यू था, और इसके सेंटर में एक तीसरा चार्ज, नया चार्ज रखा था कैपिटल क्यू। ये जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है कॉर्नर पर सिमेट्रिकल है भाई, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, यहां भी तो ऐसे ही है, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव। तो आपको पास यहां से कंसेप्ट निकल के आएगा कि अगर आपके पास कोई चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल हो और कोई अदर चार्ज किसी भी वैल्यू का उस बॉडी के सेंटर में रखा हो, तो उस पर नेट चार्ज हमेशा कितना होने वाला है? 0 होने वाला है। क्वेश्चन को सोल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर ये नीट में या मेंस में क्वेश्चन आता है तो डायग्राम को देख के उसको आप पता कर सकते हैं। अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्री है और सेंटर पर कोई तीसरा नया चार्ज रखा है किसी वैल्यू का भी हो, तो उस पर नेट चार्ज क्या रख देंगे आप? 0। बट अगर बेटे बोर्ड में आया तो आपको सोल्व करके दिखाना पड़ेगा। ये वाली बात समझ में आई? चलिए इसे इरेज कर दें। वेरी गुड, समझ में आ गया ये सब? अब देखते हैं बेटा कुछ नया क्वेश्चन मिलता है हमें या नहीं मिलता है। चलिए, तो यहां से एक पॉइंट बना, ये आपके पास था यहां Q, यहां Q, यहां Q, और इसके सेंटर पे कैपिटल Q। एक था ये यहां Q, यहां Q, यहां Q, यहां Q, इसके सेंटर पे कैपिटल Q। तो व्हेन distribution of charge, when distribution of charge is symmetrically, distribution of charge is symmetrically, and any charge and other charge ब्रैकेट में एनी वैल्यू, किसी भी वैल्यू का हो, केप्ट द सेंटर ऑफ शेप। तो नाउ नेट फोर्स ऑन चार्ज कैपिटल Q इज इक्वल टू 0।
स्पार्क। ये मैंने आपको सोल्व करके दिखा दिया, ये मैंने आपको सोल्व करके दिखा दिया। अब अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन आया आपके पास, ये आ गया, इस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, सिमेट्रिकली है, कंप्लीट सिमेट्रिकली है, और यहां पर कोई चार्ज रखा है, क्यू रखा है, तो एफ नेट ऑन चार्ज कैपिटल क्यू 0। करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्ट कर दो, करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। कैसे कर दीजिए आप इसे, डायरेक्ट कर दीजिएगा। मान लीजिए एक क्वेश्चन ये दे दिया आपको, ये आपके पास एक ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यहां माइनस क्यू चार्ज रखा है, यहां भी माइनस क्यू है, यहां भी माइनस क्यू है, और सेंटर में प्लस क्यू रख दिया, तो एफ नेट ऑन प्लस क्यू कितना, 0। सोल्व करके लाएंगे तो भी यही आने वाला है। अब सोल्व करने की रिक्वायरमेंट आपको नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हो। ये दोनों मैंने आपको सोल्व करके दिखा दिए, क्लियर है। अब एक बात और ध्यान रखें, अगर मान लीजिए चार्ज यहां पर प्लस हो गया तो फ्री कंसेप्ट फेल हो जाएगा। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली होना चाहिए, हर कॉर्नर पर सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज होना चाहिए, अंदर का चाहे कैसा भी चार्ज हो, हर कॉर्नर पर सेम मैग्नीट्यूड और सेम नेचर का चार्ज होगा तभी ये लगेगा, अदरवाइज ये नहीं लगने वाला है। देखिए यहां अगर प्लस है तो ये वाला कंसेप्ट फेल हो गया, अगर ये माइनस है तभी ये लगेगा, अगर ये प्लस है तो फिर आपको सोल्व करना पड़ेगा, जैसे मैंने ये दोनों क्वेश्चन करके आपको दिखाए। समझ में आया कंसेप्ट, नहीं आया, इसमें कोई मन में डाउट? अगर मान लीजिए एक आपके पास ये स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, यहां पर प्लस क्यू, यहां पर माइनस क्यू, यहां पर प्लस क्यू, यहां पर माइनस क्यू, और यहां अंदर, या चाहे अंदर वाला चार्ज प्लस हो या माइनस, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इफेक्ट पड़ता है जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है। अब देखो यहां पर सेम नेचर के, यहां जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा हो गया, वो सिमेट्री थोड़ी है यार, यहां प्लस है या माइनस है, या प्लस है या माइनस है, तो ये कंसेप्ट यहां नहीं लगने वाला, यहां इसे आपको सोल्व करके देखना पड़ेगा। समझ में आया नहीं आया, क्लियर है, जल्दी बोलिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन आज हमने आपको करा दिए। आज के लेक्चर में बच्चों इतना ही।